टीम इंडिया के साथ साथ भाई ने भी ली थी ब्रेक। टीम इंडिया ने ब्रेक में खेली अंताक्षरी। मुझे अंताक्षरी खेले बड़ा टाइम हो गया, लेकिन जब भी यह आता था ना, यह से दो गाने हमेशा गाता था। एक तो राजेश खन्ना का ये क्या हुआ कैसे हुआ, और दूसरा होता था चिंटू जी का ये तो होना ही था। और एक्चुअली वर्ल्ड कप ऐसे मोड़ पे आ गया है कि एक टीम को देख के ये दोनों गाने जो है ना बड़े याद आ रहे हैं, क्योंकि एक्सपर्ट्स और फैंस का जो रिएक्शन है इन दोनों गानों के बीच में सम अप हो जाता है इस टीम का हाल। टीम इंग्लैंड आई थी इस वर्ल्ड कप में दहशत मचाने, लेकिन जिस तरीके का ये वर्ल्ड कप घटा है, इस टीम का दहशत मच गई है टीम के अंदर। 4 मुकाबले हार कर टेबल पे नंबर 9 पे बैठे हैं डिफेंडिंग चैंपियंस, और अब तो शायद कोच भी मान चुके हैं कि मैथमेटिकली चांस को भूल जाओ, अब बचा है आने वाले हफ्तों में भारत दर्शन, क्योंकि टॉप 4 वाली फ्लाइट तो मिस हो गई है और अब इंतजार रहेगा हीथ्रो वाली फ्लाइट का। लेकिन भारत दर्शन से पहले करना है भारतीय टीम का दर्शन, जो कि आ रही है एक अच्छे से ब्रेक के बाद। उसके पहले जीते थे 5 मुकाबले। अब इंग्लैंड के जो हाल है, इसका ये मतलब नहीं है कि भारत मैदान पे उतरेगी और अब तक जैसे मैचेस हुए हैं ऑटोमेटिकली इंडिया मैच जीत जाएगी। दैट इज नॉट अ गारंटी, ना ये होता देख रहा हूं, क्योंकि इंग्लैंड अब लड़ेगी अपनी प्राइड के लिए, वो लड़ेंगे वर्चस्व के लिए, और भारतीय टीम को वही मोमेंटम फिर से प्राप्त करना है, माइनस हार्दिक पांड्या जो इस मैच के लिए भी अवेलेबल नहीं है। तो इस मैच की क्या है बड़ी कहानियां, कैसे हुआ है इंग्लैंड का ये हाल, कैसे वापस आएगी भारत अपने मोमेंटम के रथ पे, और कौन सी है बड़ी मिनी मैटर, सारी बात कर लेते हैं जे बात पे। लेकिन पहले चलेगा ब से बब्बर। टूर्नामेंट की शुरुआत में जब वो कैप्टन्स का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, तो उसमें जॉस भाई ने जोश में बोल दिया था कि देखिए उन्हें डिफेंडिंग चैंपियंस वाले टैग से दिक्कत है। उसकी एक वजह ये सच्चाई थी कि डिफेंडिंग चैंपियंस अब क्या, अब तो ट्रॉफी रख दी है वापस, 10 टीम होंगी इसकी हकदार, और शायद इसलिए भी ये टैग पसंद नहीं क्योंकि इंग्लैंड खेलता है सिर्फ अटैकिंग क्रिकेट, उन्हें डिफेंडिंग क्रिकेट नहीं पसंद। लेकिन टूर्नामेंट के 3 हफ्ते बाद दी ओनली अटैक दैट आई सी इज द अटैक दैट द ब्रिटिश मीडिया इज मेकिंग ऑन दिस स्क्वाड। और शायद ये नई बात नहीं है, क्योंकि आप इस टूर्नामेंट का इतिहास उठाकर जब देख लेते हैं, आपको कई ऐसी इंग्लैंड की टीम्स मिलेंगी जो सेमीज तक भी नहीं पहुंची थी। लेकिन नई बात यह है कि इस टूर्नामेंट में इंग्लैंड आई थी फेवरेट्स के तौर पे और डिफेंडिंग चैंपियंस के टैग के साथ, और उन लेबल्स के बावजूद इतना निराशाजनक प्रदर्शन रहेगा ये किसी ने नहीं सोचा। सो द बिग क्वेश्चन इज व्हाट वेंट रॉन्ग फॉर इंग्लैंड। यार दिस वाज सपोज्ड टू बी देयर टूर्नामेंट। 2019 वर्ल्ड कप में जिस फॉर्मूला से सक्सेस मिली थी, उसी फॉर्मूला के साथ अगले 4 साल तक क्रिकेट खेला इस टीम ने, और उसमें सफलता भी मिली। कैप्टेंसी में ट्रांजिशन भी एकदम सही टाइम पे हुआ, जॉस बटलर ने टीम की कमान संभाल ली। वर्ल्ड कप से पहले कुछ कड़े डिसीजन भी लिए। वर्ल्ड कप के लिए स्पेशलिस्ट बेन स्टोक्स को रिटायरमेंट से कमबैक कराया, और आउट ऑफ फॉर्म जेसन रॉय की जगह जनरेशनल टैलेंट हैरी ब्रूक को वर्ल्ड कप की फ्लाइट में बिठाया। लेकिन वर्ल्ड कप में फ्लाइट तो टेक ऑफ नहीं। अभी बड़ी बड़े तोपों से भरी इस इंग्लैंड की बैटिंग लाइनअप में बांग्लादेश का मैच तो निकाल दिया, लेकिन उसके अलावा जिस टीम में आग देखनी थी, माचिस के डिब्बे जितनी आग भी नहीं थी। तो क्या वो ऑल आउट अटैक जो अप्रोच था इंग्लैंड का, वो भारी पड़ गया? क्योंकि जिस तरह से उन्होंने अपनी टीम चुनी थी, दे पैक्ड इट विद ऑलराउंडर्स कि 10 नंबर तक हमें ऐसे खिलाड़ी चाहिए जो कि बैटिंग कर सकते हो अच्छी, और उन्हीं में से 4 या 5 जो है वो बॉलिंग भी कर लेंगे। अब ये चीजें इंग्लैंड की कंडीशन में चल गई, क्योंकि वहां पे जैसी पिचेस रहती हैं, उसमें थोड़ी नमी रहती है, उसमें बॉल स्विंग करती है, उसमें बॉल सीम करती है, और ये जो गेंदबाज हैं ये अच्छे गेंदबाज हैं, ये खिलाड़ी खराब नहीं है। ये जानना बहुत जरूरी है कि ये 6 मैचेस को भी अगर आप देख लें, ऐसा नहीं कि ये खिलाड़ी जिन्होंने पिछले 7-8 साल में इतना अच्छा क्रिकेट खेला है, ये एकदम से खराब खिलाड़ी बन गए। लेकिन जिस फॉर्मूला से खेल रहे थे, जो फॉर्मूला अमल कर रहे थे, वो फॉर्मूला एक हाई प्रेशर वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में भारत जैसी परिस्थितियों में नहीं चला। आपको यहां पे चाहिए अच्छी गेंदबाजी, आपको यहां पे चाहिए प्रॉपर परफेक्ट बॉलर्स जो कि कंडीशंस के हिसाब से अडेप्ट करें, और उनकी प्रमुख भूमिका गेंदबाजी हो। ऐसा नहीं कि थोड़ी बहुत बैटिंग भी कर लेते हैं, थोड़ी बहुत बॉलिंग भी कर लेते हैं। स्पिन के डिपार्टमेंट में सिर्फ एक बड़े आदिल रशीद थे, उसके बाद आपने सोचा कि थोड़ा काम जो रूट से चल जाएगा, थोड़ा काम लियम लिविंगस्टन से चल जाएगा, ऐसा हुआ नहीं। और फिर जैसे ही ये बल्लेबाजी नहीं चली, तो टीम में पैनिक आ गया कि अब ये डेप्थ चल नहीं रही, तो एकदम से हमें बदलाव करने, अफगानिस्तान से आप मैच हार गए। फिर आपने वो 10 नंबर तक जो बल्लेबाजी खिला रहे थे, एकदम से फैसला किया कि नहीं, साउथ अफ्रीका के खिलाफ हम प्रॉपर बॉलर से खेलेंगे। वहां पे रीच टॉपली चोटिल हो गए, गस एटकिंसन अपना पहला मुकाबला खेल रहे थे, और बल्लेबाजी की जो डेप्थ थी वो कम हो गई। लेकिन बाकी बल्लेबाजों ने जब 7-8 साल से उसी ताबड़तोड़ अंदाज में बैटिंग करी है, उनको एकदम से ट्रांजिशन करना आसान नहीं हुआ। तो सच्चाई ये है कि जो फॉर्मूला इंग्लैंड के लिए 7-8 साल चला था, वो भारत में जमा नहीं। और वर्ल्ड कप का प्रेशर ऐसा है, ये बायलैटरल सीरीज नहीं है, यहाँ पे 1 या 2 मैचेस खराब जाते हैं, थिंग्स मूव वेरी क्विकली। कैंप में डाउट्स आए, और वो डाउट्स के चलते इंग्लैंड की टीम वो प्रेशर को झेल नहीं पाई।
अब इंट्रोस्पेक्शन की बिल्कुल जरूरत है, क्योंकि चाहे जॉस बटलर हो, चाहे जॉनी बेयरस्टो हो, जितने भी खिलाड़ी हैं, इतना भारत में क्रिकेट खेला है, तो इसका थोड़ा अंदाजा होना चाहिए था कि जब आप भारत में आएंगे ये फॉर्मूला शायद ना चले। लेकिन अभी इंट्रोस्पेक्शन के अलावा कोशिश ये हो सकती है कि आप अपने बचे हुए मैचेस को एक अच्छे तरीके से खेलें, एटलीस्ट यू सैल्वेज सम प्राइड। नए कोच मैथ्यू मॉट्स ने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो एक्सेप्ट कर लिया कि टीम सेमीज की ट्रेन जो है वो अब निकल चुकी है स्टेशन से, लेकिन अब टीम खेलने वाली है प्राइड के लिए। तो ये मुकाबला जो आज खेला जाएगा वो बिना प्रेशर के खेलते हुए दिखेगी इंग्लैंड की टीम। हारने को कुछ नहीं है, पाने को भी क्वालिफिकेशन नहीं है, लेकिन प्राइड है, और ये थोड़ा चुनौती बन सकता है और इन्हें खतरनाक बना सकता है भारतीय टीम के लिए, जो खुद आ रहे हैं संडे के ब्रेक के बाद। भारत और न्यूजीलैंड के बीच मैच खेला गया था, उसके बाद टीम ने एक अच्छा सा ब्रेक लिया जो बहुत जरूरी था। लेकिन उसमें अच्छी बात ये होनी चाहिए कि टीम ने फिजिकली ब्रेक लिया है, लेकिन मेंटली आप बहुत दूर नहीं गए हैं वर्ल्ड कप के कैंपेन से, और जैसे ही आप लखनऊ पहुंचे आपने वही इंटेंसिटी के साथ प्रैक्टिस की। अब बड़ा झटका ये है कि इस कॉन्टेस्ट में भी आपके पास हार्दिक पांड्या नहीं होंगे। इंग्लैंड की टीम अब भी अपनी बल्लेबाजी को बैक करेगी, 5 गेंदबाज हैं, उस पर प्रेशर डालने की कोशिश करेगी, लेकिन आपके पास छठा गेंदबाज कोई उपलब्ध नहीं। आपने नेट्स में देखा, विराट कोहली ने बॉलिंग की, शुभमन गिल ने बॉलिंग की, सूर्य कुमार यादव ने बॉलिंग का प्रयास किया, रोहित शर्मा की जब से उंगली में चोट लगी है तब से वो उतनी बॉलिंग करते नहीं। तो छठा गेंदबाज आपके पास कोई पुख्ता है नहीं, और इंग्लैंड जरूर गेंदबाजों पे प्रेशर डालने की कोशिश करेगी। लखनऊ में टेम्पटेशन बिल्कुल रहेगी रविचंद्रन अश्विन को खिलाने की, लेकिन अगर आप अश्विन को खिलाते हैं तो अश्विन, जाडेजा और कुलदीप, और आपके पास सिर्फ 2 ही पेसर्स होंगे, जो शायद सही फैसला ना हो। तो मुझे नहीं लगता टीम कोई भी बदलाव करने वाली है। 3 पेसर्स और 2 स्पिनर्स के साथ ही आप भारतीय टीम को उतरते हुए देखेंगे इस मैदान पे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि टीम इंडिया अपना मोमेंटम अपने नाम करे। यू डोंट वांट टू थिंक अबाउट नेट रन रेट। आप बाद में वो ऊपर नीचे की लड़ाई नहीं करना चाहते। इंडिया इज मोस्ट लाइकली गोइंग टू प्ले अपना सेमीफाइनल वानखेड़े के मैदान पे। सो यू वांट द मोमेंटम बैक। आप चाहते हैं वो कॉन्फिडेंस टीम में बना रहे। चैलेंज जरूर होगी टीम, जो अच्छी बात है। न्यूजीलैंड ने चैलेंज किया था, इंग्लैंड भी चैलेंज करेगा। मैं शुरुआत से बोलते हूं, आप 1-2 मुकाबले हार भी गए, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन टीम वो एकदम ऐसा नहीं दिखना चाहेगी कि देखिए वो ब्रेक आया और ब्रेक से ना सारी चीजों में ब्रेक लगे। अब मिनी बैटल्स पे आ जाते हैं। 3 मिनी बैटल्स इस कॉन्टेस्ट की किस्मत पर ताला लगा सकती हैं। तो शुरुआत होगी वो कॉन्टेस्ट जहां पे रोहित शर्मा जो पहले 10 ओवर में अगर रन चेस कर रहे हैं, तो आप अपने पूरे बाकी बैटिंग ऑर्डर से प्रेशर हटा रहे हैं। उस तरीके की पारियां खेल रहे हैं रोहित, माइलस्टोन्स की कोई फिक्र नहीं, बेफिक्रे होकर खेल रहे हैं। एंड ही इज प्लेइंग वन ऑफ सम ऑफ द बेस्ट क्रिकेट दैट ही हैज प्लेड, एंड दैट सेज अ लॉट, क्योंकि रोहित शर्मा ने हमें इतने सालों में बहुत कमाल का क्रिकेट दिया है। लेकिन अगर पहले बैटिंग आती है, जो कि भारतीय टीम जरूर करना चाहेगी, दे हैवंट बैटेड फर्स्ट इन दिस टूर्नामेंट, तो आप ऐसा नहीं है कि सीधा मेन मैचेस में जाएंगे और वहां पहले बैटिंग है, तो अगर टॉस जीते मे बी दे विल वांट टू बैट फर्स्ट। तो वहां पे फिर रोहित कैसा खेलते हैं, वहां शुभमन गिल कैसा खेलते हैं, सामने होंगे मार्क वुड तेज गति से डालेंगे, ही विल ट्राई एंड पुट हिज बेस्ट। लेकिन अगर रोहित ने और शुभमन ने न्यूट्रलाइज कर दिया ऊपर से मार्क वुड के थ्रेट को, तो फिर इंडिया एक बहुत बड़े स्कोर की तरफ बढ़ती हुई दिखेगी। दूसरे, विराट कोहली 49वां शतक क्या यहाँ पे आएगा? क्या सचिन तेंदुलकर से कंधा मिलाएंगे? देखिए, मैं तो ये बोल रहा हूँ, यहाँ नहीं आएगा तो अगले मैच में आ जाएगा। मजा भी आएगा कि सोचिए अगर मुंबई के ग्राउंड पे आता है, मुंबई में वानखेड़े पे श्रीलंका के खिलाफ भी एक शतक आता है, वहां पे सचिन तेंदुलकर की बराबरी या वहां पे आप सचिन तेंदुलकर से आगे निकलें, वो एक डेस्टिनी की बड़ी खूबसूरत सी स्क्रिप्ट होगी। आई थिंक इट विल आल्सो बी अ फिटिंग ट्रिब्यूट विराट के लिए, अपने रोल मॉडल सचिन तेंदुलकर के लिए। सो दैट्स ऑफ कोर्स दैट्स गॉट टाइम, लेकिन विराट वापस से कट पेस्ट करेंगे अपने तरीके को, अपनी फॉर्म को। दैट्स व्हाट एवरीवन इज होपिंग। पेस नहीं, स्पिन के सामने जरा एक कॉन्टेस्ट देखते हैं, क्योंकि चाहे वो मोइन अली या फिर वो आदिल रशीद, दोनों ने 3 बार विराट कोहली को आउट किया। इनफैक्ट मोइन अली के खिलाफ ज्यादा चांसेस भी नहीं लेते विराट, 80 के आसपास का स्ट्राइक रेट है। ये हालांकि पुराने आंकड़े, दिस ईयर ही इज बीन अटैकिंग, 100 से ऊपर का स्ट्राइक रेट रह रहा है विराट कोहली का। सो स्पिन के खिलाफ मिडिल ओवर्स में लखनऊ। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सामना होगा शमी का जॉस बटलर के साथ। बहुत क्रिकेट खेला है एक दूसरे के खिलाफ, चाहे इंटरनेशनल क्रिकेट हो, चाहे आईपीएल में क्रिकेट हो, लेकिन 8 वनडे कॉन्टेस्ट में 5 बार मोहम्मद शमी ने चलता किया है जॉस बटलर को, क्योंकि वो गेंद जो सीम पे गिरती है और अंदर की तरफ आती है, जॉस का सिर्फ बैट चलता है, पैर उतने चलते नहीं जब, तो मोहम्मद शमी ने बहुत परेशान किया है जॉस को। उनके सामने बॉस बने बैठे हैं। सो दीज आर सम ऑफ द कॉन्टेस्ट। जसप्रीत बुमराह की ओपनिंग स्पेल आर एन एब्सोल्यूट डिलाइट इन दिस टूर्नामेंट। मोहम्मद सिराज की इंटेंसिटी, शायद इस समय उससे ज्यादा कुछ देखने में मजा नहीं आता जिस इंटेंसिटी के साथ वो बॉलिंग करते हैं, चाहे रन पड़े चाहे कुछ भी हो।
आई एम होपिंग जैसा टीम इंडिया ने संडे को छोड़ा था बिल्कुल वैसी यहाँ पे शुरुआत करें। लखनऊ है, मैं ये आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये मैच दिन के सुबह आ जाएगा, जब तक मैं लखनऊ पहुंच चुका हूँ। तो व्लॉग ओवर्स का एक और एपिसोड जहाँ पे प्लान है दस्तर खान जाने का, जहाँ पे प्लान है हजरतगंज जाने का। लखनऊ में कभी गया नहीं है, सिर्फ एक बार गया था एक इवेंट के लिए, सो क्विक इन एंड आउट किया था। हो सकता है मैच के बाद रात को मैं बाहर निकलूंगा तफरी मारने। कहाँ पे जाया जाए जरा बताएं कमेंट सेक्शन में, क्या क्या किया जाए जरा बताएं कमेंट सेक्शन में। और अगर कहीं पे मुलाकात होगी तो वो भी बता दीजिए, क्या पता मास्क डाल के एक नकाबधारी पहुंच जाए वहाँ पे। पहचान तो आप लोग लोगे, लेकिन आई होप यू एंजॉय दिस प्रीव्यू। इंस्टाग्राम पे बहुत सारा कंटेंट आ रहा है, ट्विटर पे बहुत सारा कंटेंट आ रहा है, तो मेरे चैनल्स को वहाँ पे जाके फॉलो करो। व्लॉग ओवर्स के साथ हाजिर हो जाऊंगा। विशिंग टीम इंडिया ऑल द वेरी बेस्ट। लखनऊ से मिलेंगे, यहाँ पे तहजीब से, अदब से और मुस्कुराते हुए आपके लिए ब्रॉडकास्ट लाएंगे 12:30।